हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप चैनल में विजिट कीजिएगा, वहाँ पर सभी आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव में। प्रत्येक दिन अधिक से अधिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो प्लीज़ सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोल रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो ये आपको शॉर्ट आंसर देना है, एकदम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इतने से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक के द्वारा किया गया था। मेटरनिक ने किया था, बस आपको 2 नंबर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया था कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया था। वस्त्र मिल मतलब कपड़ा का उद्योग का जो मिल है वो कहाँ पर लगाया गया था पहली बार भारत में। देखिए, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र का जो मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था दोस्तों। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। वैसे फसल जिन्हें जून और जुलाई में बोया जाता है, जिन्हें जून और जुलाई में बोया जाता है और क्या करता है अक्टूबर के आसपास आने के समीप काटा जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। जैसे कि हो गया धान, क्या हो गया धान, ये सभी क्या है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है धान। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों के बारे में लिखिए। कि लोकतंत्र की कोई 2 ऐसा बात बताना है जो हमारे लिए अभी चुनौती बन के रह गया है, चुनौती बन गया है, हमारा समाज के लिए चुनौती बन गया है। ठीक है, उससे हमारा कुछ 2 प्रमुख बातें लिखनी है, चुनौती लिखनी है। देखिए, लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित इस प्रकार है, निम्नलिखित है। पहला जो चुनौती यहाँ पर आ रहा है उभर करके शिक्षा का अभाव। देखिए, शिक्षा का अभाव किस तरह से लोकतंत्र को मतलब हानि पहुंचाता है, प्रभावित करता है, उसके बारे में देखना है कि शिक्षा का अभाव से क्या होता है कि भारत में शिक्षा की कमी भी है, अभी भी है कि नहीं, क्योंकि 76% हमारा जनगणना बताता है कि 76% साक्षर अभी है। दूसरा में बोल रहा है कि ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं। बहुत सारे लोग क्या हैं, अभी हमारे गांव समाज में जाएंगे तो अधिकतर लोग अशिक्षित मिलेंगे, जिसके कारण से जनता लोकतंत्र का महत्व को नहीं समझ पाता है, नहीं समझती है। पहला भाव यही हो गया, लोकतंत्र में प्रमुख चुनौती पहला भाव शिक्षा का अभाव। दूसरा है सामाजिक असमानता। समाज में भी देख रहे हैं हम लोग असमानता, भेदभाव वगैरह ये सब देखने को मिल रहा है। बोला है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए, अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सामाजिक समानता जरूरी है। इसके लिए और बोल रहा है कि हमारे देश में जाति धर्म उच्च नीच जैसे भेदभाव अभी भी हमारे यहाँ देखने को अधिक मिल रही है। ठीक है, और साथ ही समाज में लोगों के सहयोग का अभाव है। अगर सहयोग पर नहीं रहेगा तो वहाँ पर हमारा क्या लोकतंत्र कैसा है कि नहीं, समाज के हित में समानता की बात ना हो तो हमें कैसी लोकतंत्र की आज़ादी मिल रही है। इसलिए इसका अभाव हमें अपने गांव समाज में देखने को मिलता है। यही हो गया पहला पॉइंट। 2 पॉइंट लिखना था, पहला लिख दिए समाज शिक्षा का अभाव, दूसरा लिख दिए सामाजिक असमानता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। समवर्ती सूची है, उसके अंतर्गत कौन कौन किस तरह का विषय आते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि समवर्ती सूची है क्या। समवर्ती सूची बोल रहा है कि जिस सूची पर वैसे सूची जिसमें क्या करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके कानून बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग समवर्ती सूची। ठीक है, उससे ही हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची कहते हैं। जिसमें से कुछ विषय मुख्य इस प्रकार है, मतलब समवर्ती सूची में कौन कौन सा किस किस तरह का सब्जेक्ट आते हैं। देखिए, शिक्षा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के हित, दोनों मतलब मिल करके बनाते हैं। स्वास्थ्य हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके बनाता है। पर्यावरण हो गया, विवाह एवं तलाक जैसे कुछ मतलब विषय हो गया। और बिजली के बारे में हो गया, जैसे बिजली के बारे में कुछ विषय, इस विषय में कुछ बनाना, कानून बनाना है तो उसमें हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का हस्तक्षेप होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोला कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा गया है।
मतलब एक्सचेंज के माध्यम क्यों कहा गया है? देखिए, मुद्रा की सहायता से हम वस्तुओं और सेवाओं में क्या कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, मतलब खरीदारी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। पैसा हम लोग बेचते तो भी पैसा ही मिलता है, खरीदते तो भी पैसा ही देना पड़ता है। इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? विदेशी, हम लोग क्या बोलते हैं कि विदेशी लोग यहाँ पर इसमें ज़्यादा निवेश किया है, तो उसका क्या तात्पर्य, उसका कहना क्या चाहता है वो? देखिए, उसका मतलब है कि जब कोई बाहरी देश तो कोई बाहरी कंपनी द्वारा हमारे देश की कंपनियों में निवेश करता है, अपना शेयर खरीदता है, परचेज करता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इस कंपनी या तो इस शेयर में, कंपनी में क्या हो रहा है, विदेशी निवेश कर रहे हैं, तो उसी को बोलता है विदेशी निवेश कहता है। उसी का मतलब होता है विदेशी इसमें, इस कंपनी में निवेश किए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए। मतलब असहयोग आंदोलन जो अपनाए थे उसमें किस तरह की घटनाएं घटी थी, क्या क्या हुआ था, वो सभी को आपको उल्लेख करना है। ठीक है, देखिए, पहले में देखना है कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके निम्न प्रकार हैं, इस प्रकार से हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखना है, इन्हें सरकार द्वारा दी गई सभी पदवियां लौटा दी गई थी, जितने भी सारे पद दिए गए थे वो सभी लौटा दिया गया था, सरकारी नौकरियों को त्याग कर दिया गया था। ये घटना पहला लिखना है। दूसरा में विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे और वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए थे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है विदेश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, मतलब होली पूरा जला दिया गया। चौथा पॉइंट लिख देना है कि व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया था। विदेशी जितने सारे विदेशी व्यापारी आते थे, हमारे देश में आए थे, उसमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में लगाना बंद कर दिया गया हमारे व्यापारियों के द्वारा। ये 4 पॉइंट महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, किस रूप में बढ़ गया, कितना तेजी से क्यों बढ़ गया था हमारे भारत का जो औद्योगिक सभी क्षेत्रों में। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर पहले लिख लेना है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के निम्नलिखित कारण इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया था, मतलब यानी कि ब्रिटेन अपने ही लड़ाई में उलझ गया और मार्केटिंग में ध्यान छूट गया था उसका। वह भारत अपने माल का निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का अवसर प्राप्त हो गया। यानी कि जब हमारे देश में कोई जब सामान माल निर्यात नहीं करेगा, हमारे पास नहीं भेजेगा, तो हमें अपने तरीके कुछ तो अपनाने पड़ेंगे उसको उत्पादन करने के लिए। तो इस वजह से हमें अपने भारत में उद्योग के क्षेत्र में मतलब आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो गया था। दूसरा पॉइंट लिखना है कि इंग्लैंड के सभी क्या है कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ों के बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने में जुट गई, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। यानी कि जब इंग्लैंड में भी क्या था, हमारे भारत में सामान निर्यात करता था, भेजता था, तो अब वहाँ पर भी क्या होता है, जब लड़ाई विश्व युद्ध हो रहा था तो सभी ज़्यादा मोटा रकम मिल रहा था सैनिक सामग्री बनाने में, तो वहाँ पर क्या हो गया, उसी में वह जुट गया, जिसकी वजह से भी हमारे भारत में जो अति आवश्यक चीज़ थी, उद्योग विशाल मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी माल खरीदने के लिए, वो नहीं मिल रहा था, सामग्री नहीं मिल रहा था। इस वजह से हमें भारत में भी उसका एक पनपने का नया बाजार मिल गया था। तीसरा पॉइंट लिखना है यहाँ पर कि युद्ध लंबा चला तो भारतीय कारखानों में भी क्या हो गया, फौज के लिए जूट की बोरियां और फौजियों के लिए वर्दी, कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जिन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनाने लगे। यानी कि जब युद्ध बहुत लॉन्ग जाने लगा, 4-5 साल का युद्ध चला था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि भारत के कारखाने भी खुल गए, वहाँ पर फौज के लिए भी कुछ नए आइटम बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, जिसकी वजह से भी हमारे मार्केट में आगे बढ़ने का अवसर मिला। चौथा नंबर लिखना है कि नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखाने में कई पारियों में पुराने कारखाने मतलब रिपीट होने लगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे, चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया, वर्कर को भी रोजगार मिल गया। इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक क्या है, उत्पादन बढ़ा हुआ था। ठीक है, ये हमारे पास 4 पॉइंट था। 4 पॉइंट अच्छी तरह से आप लिख दिए एग्जाम में, तो नंबर नहीं कटेगा।
क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोल रहा है कि नवीकरणीय और या नवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में निम्न अंतर है। पहले लिखना है नवीकरणीय, दूसरा लिखना है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय के बारे में बताएंगे। पहले वे वस्तुएं जिनका निर्माण तथा उपयोग प्रयोग पुनः किया जाता है, मतलब रिपीट किया जा सकता है, अर्थात जिन वस्तुओं की पूर्ति दोबारा आसानी से हो सकती है उन वस्तुओं को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, मतलब रिपीटेशन हो सकता है। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं क्योंकि बार बार रिपीट होते रहता है। तो उसका उदाहरण जैसे हो गया सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, मतलब रिपीट होते रहेंगे। यह नवीकरणीय संसाधन क्या हो गया, वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित है, मतलब लिमिट है, जिसके लगातार उपयोग से जल्द ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी, जिन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसके निर्माण होने में बहुत समय लगता है, मतलब इसको फिर पुनः अगर उस पदार्थ को पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय वेट करना पड़ेगा। उदाहरण हो गया जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, हजारों लाखों साल जब अंदर में दबता है तब जाकर के ये सब चीज़ें निर्माण होती है। ठीक है। 4 नंबर बोला है कि दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोग होती है। दबाव समूह जो मतलब बाहरी इफेक्ट जो करता है, दबाव पहुंचाता है लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में, वो कैसे प्रभावी होता है। देखिए दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में निम्न की तरह से उपयोगी होती है। कैसे, मतलब उसका उपयोग होता है। ठीक है। दबाव समूह क्या करता है, सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं, मतलब दबाव समूह अगर उसमें दबाव नहीं करा जाए तो फिर सरकार जो चाहेगा मनमानी करते रहेंगे, और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। दूसरा पॉइंट लिख देना है, दबाव समूह सरकार को किसी एक हित में कानून बनाने से रोकते हैं, मतलब किसी एक के प्रति जैसे दया भाव दिखाना, किसी एक चीज़ों को लेकर के उसको कानून बनाना, मतलब सभी के हित में, लोकतंत्र बोलता है कि सभी के हित में कानून बनना चाहिए। तीसरा में बोल रहा है कि दबाव समूह आंदोलन के माध्यम से आम जनता को अपनी समस्या से अवगत करवाती है और कुछ विशेष वर्गों के दबाव में आने से रोकती है। 3 पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट लिखना है, ये समाज के विभिन्न समुदाय में संतुलन बनाए रखते हैं। ये 4 पॉइंट लिख देना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 5वां नंबर, श्रीलंका के समाज में जातीय बनावट की व्याख्या कीजिए। श्रीलंका के जो समाज है उसमें किस तरह की जातीय आधारित बनावट किया गया उसके बारे में उल्लेख करना है। ठीक है। उत्तर लिखना है कि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। अच्छा, देश लिखा गया, देश है। इसकी राजधानी कोलंबो है। इसका आकार हरियाणा के बराबर है। इसकी जनसंख्या भी क्या है, हरियाणा के बराबर ही है। वहाँ 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। पहला है सिंहली, जो कितने प्रतिशत बोलते हैं, 74%। तमिल बोलते हैं 18%। ईसाई बोलते हैं 7%। वहाँ पर लोग मतलब बोलने वाले भी रहते हैं। ठीक है। और तमिल 2 प्रकार के श्रीलंकाई तमिल में क्या है, 2 प्रकार के तमिल है। एक है श्रीलंकाई तमिल, एक है भारतीय तमिल। आप बोलते हैं कि श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, कि उसको कैसे उसको मतलब इस नाम से पूरा पुकारा जाता है। देखिए जो श्रीलंका में पैदा हुआ है और श्रीलंका में ही रहता है उसे ही क्या कहते हैं, श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो अब दूसरा देखना है कि भारतीय तमिल, जो तमिल लोग भारत में पैदा होकर के श्रीलंका में जाकर के बस गए हैं, मतलब रहते हैं वहाँ पर बस गए हैं, तो उन्हें भारतीय तमिल के रूप में कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रीलंका की जातीय बनावट बहुत ही जटिल है, बहुत ही क्या है, कठिन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोला कि ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। ऋण जो देता है, मतलब किसी को कर लगाते हैं तो क्या क्या उसकी शर्त हो सकती है, शर्त क्या क्या होता है वो उसके बारे में बता रहा है। तो ऋण के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला है कि ऋण लेने वालों को बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। दूसरा में सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है, जिसे देना पड़ता है वहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में, है कि नहीं। तीसरा में है कि ऋण लेने के लिए क्या करता है, गारंटर का होना आवश्यक है, मतलब किसी को गारंटर बनाता है ताकि आप कहीं कुछ भाग जाए, कुछ हो जाए तो जो गारंटर रहेगा आपके साथ में खड़ा रहेगा उसी को पकड़ेगा बैंक वाला। ठीक है। तो ये निम्न पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। बोला कि विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखें। 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखना है। पहला लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। हम लोग दूसरे देश में भी जाकर के बेचते हैं तो वही WTO का प्रावधान है। तीसरा में पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना, इसकी भी जिम्मेदारी क्या WTO की है। तो ये महत्वपूर्ण 3 पॉइंट था। और अपना प्यार बनाए रहिए। लाइक नहीं करते दोस्तों, आप लोग लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है।